हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 12 होने वाला है इग्नाइट जेई बैच का। तो पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ के बारे में। उससे पहले हमने फ्लक्स को समझा था, फिर वहां से हम गॉस लॉ पर आए थे। आज हम बात करने वाले हैं कि गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हालांकि इसका एक ओवरव्यू मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ कि क्या क्या कंडीशंस अपने को चाहिए होती हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकें बाय यूजिंग गॉस लॉ। क्योंकि गॉस लॉ वैसे तो फ्लक्स के लिए बनाया गया है, बट उसका यूज करके हम कुछ सिमेट्रिकल सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और ये बात हमने ऑलरेडी एक बार कर रखी है पहले, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी सिमेट्रिकल सिचुएशंस हो सकती है। तो अब उन्हीं कुछ बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाय यूजिंग गॉस लॉ अगले एक दो लेक्चर्स में निकालेंगे। ठीक है। इसमें से कुछ ऐसी हैं जो तुम ऑलरेडी कूलम्स लॉ का यूज करके पहले डिराइव कर चुके हो, तो उनको हम दोबारा इस तरीके से देखेंगे। और कुछ ऐसी हैं जो तुमने पहले नहीं करी है, जिनके लिए हमें रिक्वायरमेंट थी इस गॉस लॉ के नॉलेज की, तो उनको भी हम करेंगे। ठीक है। तो एक एक करके चलेंगे, अगले दो तीन लेक्चर्स तुम्हारा यही चलने वाला है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं थोड़ा सा इग्नाइट जेई बैच के बारे में एक आइडिया दे देता हूँ। बाकी अगर तुम पुराने हो तो तुम इस पार्ट को स्किप करके सीधे लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो यार, इसमें हम मंडे वेंसडे फ्राइडे रेगुलर लेक्चर्स कर रहे हैं, जो कि तुम्हारे दोपहर में 3 बजे अपलोड होते हैं इसी चैनल के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा संडेज को भी मैंने ऐड किया है अभी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो हम उसको थोड़ा तेजी से करेंगे। इसके अलावा तुम्हें लेक्चर्स के हैंड रिटन नोट मिलते हैं, मतलब जो भी मैं यहाँ पर स्लाइड्स में लिखूंगा ये सारी स्लाइड्स तुम्हें मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेंगी, जो पर्टिकुलर इस बैच का ग्रुप है, इग्नाइट जेई बैच का। तो उस ग्रुप के ऊपर तुम्हें ये सारे नोट्स वगैरह मिलेंगे, तुम्हें होमवर्क भी वहीं मिलेगा और तुम्हारे डाउट्स वगैरह भी वहीं डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर तुमने अभी तक वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इसमें सारा ही कंटेंट तुम्हारा 0 टू एडवांस लेवल होने वाला है। ठीक है। और ये तुम खुद नोटिस करोगे, मैं इसको बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार लेक्चर्स देखो, उसके बाद तुम एडवांस लेवल क्वेश्चन करके देखना, तुमसे कितने इजीली क्वेश्चन होंगे तुम खुद समझ जाओगे। ठीक है। इसके अलावा मेरा यार देखो, इसमें ट्राई यही है कि मैं कैसे तुम्हें इजी से इजी तरीके से चीजें समझा सकूं, क्योंकि मैंने खुद रिसेंटली प्रिपरेशन करी है। तो मुझे पता है एग्जैक्टली पेन पॉइंट्स की किस किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कैसे कैसे डाउट्स बच्चों को आ सकते हैं, और उनको किस तरीके से मैं जल्दी से जल्दी, मतलब ऐसा तरीके से बताऊं कि तुम्हें कभी ना भूले। ठीक है। इसके अलावा तुम्हें मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी इसमें, अगर तुम रेगुलर रहते हो तो। ठीक है। तो तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, तुम मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें सारे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं फ्रॉम बुक्स लाइक इरोडो, पाथफाइंडर एटसेट्रा। तो वैसे मैंने इरोडो का सेशन अभी किया था इस पे कुछ दिन पहले। अब मैं सोच रहा हूँ कि इरोडो के एक एक दो दो क्वेश्चन जो टॉपिक हम पढ़ें उसका इरोडो का क्वेश्चन साथ साथ उसी पर्टिकुलर वीडियो में करते चलें। ठीक है। साथ में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा कि जहां पर अगर तुम्हें केवल क्वेश्चन देखना है तो तुम वहां पर भी स्किप कर सकते हो सीधे, है ना। ठीक है, थ्योरी स्किप करके, बट वो होगा नहीं। बाकी अगर तुम केवल थ्योरी देखना चाहते हो तो तुम क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ ये रोडोफ के प्रॉब्लम्स हम जो है क्लास में साथ साथ ले सकते हैं। ठीक है। तो वही करते हैं। बाकी दूसरा ऑप्शन वही है कि मैं एरोडोफ के सेशंस लूँ बीच बीच में, तो वो वही होगा कि हफ्ते दो हफ्ते में एक सेशन आएगा उस टाइप का। तो तुम बता दो तुम्हें क्या बेटर पड़ता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर उस हिसाब से हम कर लेंगे। आज मैंने सोचा है एरोडोफ के क्वेश्चन अब क्लास में ही अपन करते हुए चलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी उन लोगों को जो कि रेगुलर होंगे। रेगुलर मतलब तुम रेगुलरली डाउट्स में मेरे को दिखो, डाउट्स पूछ रहे हो, कमेंट्स में तुम्हें तुम्हारा रिस्पांस दिखना चाहिए। इसके अलावा तुम टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट वगैरह पूछो। बाकी इस वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ जगहों पर ऐसे चीजें पूछूंगा कि तुम अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करो। तो अगर तुमने टाइम टाइम के साथ वो कमेंट करा तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ कौन कौन रेगुलर है, तो उन लोगों को मेरी पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी। जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता, तो तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे एकेडमिक नॉन एकेडमिक, तो मेरे से वहां पर पूछ सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर बैच को फॉलो कैसे करना है, ठीक है, तो इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया हुआ है इस पर्टिकुलर बैच के इंट्रो वीडियो में। ठीक है। अगर तुम पुराने हो तो तुमने ऑलरेडी वो देखा हुआ होगा। अगर तुम नए हो तो एक बार ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, इंट्रो वाले को, अगर तुम इस बैच को आगे फॉलो करने वाले हो तो। उस वीडियो का लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम वहां से जाकर के उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। ये 4 PM है, अब मैंने इसको चेंज कर दिया है, अब ये 3 PM हो गया है। ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, स्लाइड में अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो कर लूंगा। अब ये मेरा एक इंट्रोडक्शन, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, तो मैं करेंटली एक स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट एट IIT BHU वाराणसी। थर्ड ईयर मेरा खत्म हो चुका है और फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला है, बेसिकली सेम ब्रेक चल रहा है। ठीक है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट एट IIT BHU वाराणसी। और जे एस्पिरेंट्स को गाइड करना मेरा शुरू से ही पैशन था यार, क्योंकि मैं खुद आज IITian अगर हूँ तो इसी वजह से हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे, मेरे सीनियर समझ लो, जो कि IITs में थे, डिफरेंट IITs में थे, उनकी गाइडेंस से मैंने अपने आप को मतलब वो किया। क्योंकि मुझे एज सच गाइड करने वाला कोई डायरेक्टली था नहीं, क्योंकि फैमिली में किसी ने IIT वाईआईटी पहले किया नहीं था। तो इसीलिए मुझे बहुत हेल्प हुई थी, तो मेरे तभी से दिमाग में था कि मैं भी आगे जाकर के ये करूंगा। तो इसीलिए जे एस्पिरेंट को गाइड करना मेरा पैशन रहा है हमेशा से, तो इसीलिए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था। बाकी फिजिक्स मुझे बहुत पसंद था अपनी जे प्रिपरेशन के टाइम।
और मुझे मेरे दिमाग में तब से ये था कि यार फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो करना है आगे, तो इसीलिए मैंने चैनल पे फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया पिछले कुछ टाइम से। ठीक है। और जेई एडवांस तो मैंने क्रैक किया है, क्योंकि आईआईटी बीएचयू में हूँ, बिना एडवांस क्रैक किए तो हो नहीं सकता। उसके अलावा जेई मेन में भी मेरी यार 6570 आई थी, तो तुम देख सकते हो। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मैंने तुम्हें बोला आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट बॉडीज बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है। तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट बॉडीज, और ये अभी अगले 3-4 लेक्चर्स चलेगा। ठीक है। फॉर डिफरेंट बॉडीज बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है। तो बहुत सारी बॉडीज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। कुछ नोन होंगी, कुछ अननोन होंगी। नोन मतलब जिनका तुम ऑलरेडी कूलम्स लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो। अननोन मतलब जो नई मिलेंगी तुम्हें। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बॉडी हम ले लेते हैं पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज ऐसी चीज है यार जिससे हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट किया था। ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अब तक तो तुम्हें रटा ही हुआ होगा। ठीक है। बट उसको हम गॉस लॉ का यूज करके भी डिराइव कर सकते हैं, आओ देखते हैं कैसे। ठीक है। तो लेट से मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू टाइप का। ठीक है। अब इससे आर दूरी पर जाके एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो मैं क्या करूं, इस पॉइंट पी के रेडियस का यानी कि आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, है ना। इस तरीके का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, टेकिंग क्यू एज सेंटर। ठीक है। और ये हो जाएगी मेरी गॉसियन सरफेस। यही क्यों होगी, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट, मतलब मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया था जब हमने गॉस लॉ स्टार्ट किया था, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें एक दो चीजें अपने को पता होंगी। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपने को आइडिया होगा, अपन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर पाएंगे इसे, बट डायरेक्शन का अपने को आइडिया पहले से होना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज का अपने को आइडिया है भाई कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके की होती है। अगर मैं एक ये स्फीयर बना रहा हूँ तो स्फीयर के परपेंडिकुलर इस तरीके से स्फीयर के नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है। ये हो गई। अब इस ईपी की वैल्यू अपन कैसे निकालें, तो इसमें लगाते हैं भाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएस बार इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और इसमें हम बोलते थे कि हम किन बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे जिसमें ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल हो जाए। और वो कब होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन टर्म आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डीएस का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा, मतलब एंगल बिटवीन ई एंड डीएस। तो अगर तुम अपने इस सिचुएशन में देखो पॉइंट चार्ज वाले, वैसे इसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन है और उनमें हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो तुम देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो भी होगा, है ना, वो तो कांस्टेंट ही होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना। उसके अलावा मतलब बेसिकली इस पूरे सरफेस के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री है ना। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर होगा, वही इस पॉइंट पर होगा, वही इस पॉइंट पर होगा, ये अपने को पता है ऑलरेडी, तो ये नॉलेज भी अपने को पहले से चाहिए। ठीक है। तो वो कांस्टेंट हो जाएगा फॉर दिस सरफेस। डीएस जो है उसको डीएस पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, और कॉस थीटा, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर जो इसका आएगा स्फीयर का, वो हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड होगा इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल आउटवर्ड है, तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट हो गया, तो केवल केवल डीएस वेरिएबल बचेगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। हम लिखेंगे ई इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू क्यू इन, अंदर कितना है भाई, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज केवल ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। चलो, तो ठीक है। ई इंटीग्रेशन डीएस, है ना, इंटीग्रेशन डीएस मतलब ऐसे छोटे छोटे डीएस को अगर अपन इंटीग्रेट करते जाएं, जैसे यहाँ पर एक सरफेस डीएस 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 इस तरीके से, तो ये पूरे स्फीयर का सरफेस आ जाएगा। तो स्फीयर का सरफेस एरिया लिख देंगे यहाँ से। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिख दूंगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्मॉल है, क्योंकि ये आर रेडियस है ना स्फीयर का। ठीक है। इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से तुम्हें दिख जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि तुम्हारे कूलम्स लॉ से भी आती है। ठीक, ये आ गई। और डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप के अलोंग, वो तो तुम्हें ऑलरेडी आइडिया है ही है कि इस तरीके से होगी डायरेक्शन, है ना। तो ये है, इस तरीके से पॉइंट चार्ज के लिए निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट बॉडी पर आते हैं। तो नेक्स्ट बॉडी है तुम्हारी स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमने कूलम्स लॉ से नहीं निकाली है। ठीक है। तो
इसी के लिए मतलब ये भी एक नई बॉडी है जिसके लिए तुम्हें गॉस लॉ का नॉलेज रिक्वायर्ड है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसमें भी स्फेरिकल सिमेट्री होती है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो स्फेरिकल शेल, ठीक है, इसमें जो हम स्टैंडर्ड केस में निकालते हैं उसमें साथ साथ लिख सकते हो कि क्यू यानी कि चार्ज, या चार्ज लिख लो ऐसे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म वाला है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, उसके लिए हम नहीं निकाल पाएंगे। यूनिफॉर्म के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं। यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लाइक ये है हमारा शेल, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। बे भाई, हाँ, ये हो गया हमारा शेल, ठीक है। इस पर इस तरीके से, एक मिनट, शेल है ना, सॉरी, इसके आउटर सरफेस पर चार्ज है, पूरे सरफेस पर, ठीक है, समझ रहे हो। सर्कल नहीं है, शेल है, ध्यान रखना, बॉल टाइप का, ठीक है। इसके पूरे आउटर सरफेस पर चार्ज है, चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है, अच्छी बात है। और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ पोर्शन में ज्यादा है कुछ पोर्शन में कम है, यानी कि सिग्मा अगर इसकी चार्ज डेंसिटी मान ले तो वो यूनिफॉर्म है हर जगह, ठीक है। इस तरीके से क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए क्या क्या होगी। तो अब देखो, अपने पास दो तरह के पॉइंट्स होंगे, एक होंगे इनसाइड पॉइंट्स जो इसके अंदर कोई भी पॉइंट आ रहा है इस तरीके का, ठीक है, और बाकी होंगे आउटसाइड पॉइंट जो बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो दोनों की हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो पहले इनसाइड पॉइंट्स की बात करें। तो लेट से कोई एक इनसाइड पॉइंट है, यहाँ से इसके सेंटर से मैं चला, एक मिनट सेंटर पहले बना लें, है ना। सेंटर से मैं चला, आर दूरी गया, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट पी मिला जो कि इनसाइड पॉइंट है। तो इस पॉइंट पी, इसको रेडियस लेकर के मैं ऐसे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। ये मेरी हो गई गॉसियन सरफेस, ठीक है। पी जो है वो एक तरह का इनसाइड पॉइंट है ना। तो अब फॉर इनसाइड पॉइंट्स, इनसाइड के लिए अगर हम बात करें, है ना, तो कुछ नहीं करना है भाई, बस गॉस लॉ लगा दो। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाओ, है ना। ये मैं इसको GS1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, GS1। तो GS1 के लिए हम बोलेंगे फॉर गॉसियन सरफेस 1, हम बोल सकते हैं कि वही इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। तो मैं सीधे सीधे देता हूँ क्योंकि फिर वही होगा। एक चीज अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पर होगी वो जो भी होगी इस तरीके से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगी, इस तरीके की, ठीक है। ये डायरेक्शन के बारे में अपने को पता है। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ई इंटीग्रेशन डीएस, क्योंकि ई कांस्टेंट होगा जो भी होगा, इंटीग्रेशन डीएस, और कॉस भी जो है क्या कहते हैं 0 डिग्री हो गया इनके बीच का एंगल, क्योंकि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो ठीक है, ई डीएस, हाँ, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस मतलब ये पूरे सरफेस का एरिया, तो ये आर रेडियस का था, तो अपन बोल सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्यू इन तो जीरो हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो है बेसिकली, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाएगा, ठीक है, इनसाइड पॉइंट्स के लिए। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ तक कि फॉर इनसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिख गया होगा मेरे ख्याल से। तो अंदर का कोई भी पॉइंट इस तरीके से तुम लोगे, वहां से गॉसियन सरफेस बनाओ, अंदर कोई चार्ज मिलेगा ही नहीं, और अगर चार्ज नहीं मिलेगा तो अंदर के पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बाहर के किसी पॉइंट की बात करते हैं। लेट से मैं यहाँ से निकला, कुछ दूरी आर गया। अब आर से कंफ्यूज मत होना क्योंकि आर वेरिएबल है, मैंने यहाँ भी आर बोल दिया, यहाँ भी आर बोल दिया। तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको आर डैश मान लो, इसको आर मान लो, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। चलो, तो आर दूरी पर गया तो मुझे ये क्यू पॉइंट मिला, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहला काम, इस क्यू पॉइंट के लिए आर रेडियस मान के पूरे इस तरीके से मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। अरे यार थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, छोटा कर दें क्या, रुको, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो क्यू पॉइंट ना अपन यहाँ मान लेते हैं वरना स्क्रीन पे फिट नहीं आएगा फिगर, ठीक है। तो ये आउटसाइड पॉइंट है ना। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर अपन अब बात करें, तो आउटसाइड के लिए लिखते हैं
आउटसाइड के लिए हमने जो गॉसियन सरफेस ली है ग्रीन कलर से, इसको मैं बोलता हूँ GS2। ठीक है, तो फॉर गॉसियन सरफेस 2 हम बोल सकते हैं, अपने को एक चीज पता है कि ऐसे गॉसियन सरफेस मतलब इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, परपेंडिकुलरली, ये अपने को ऑलरेडी नॉलेज है। ठीक है, ई आउट। तो अब अपन लिखते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे वही ई आउट इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई आउट है ना, इंटीग्रेशन डीएस क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर का रेडियस का ये है। ठीक है, अच्छी बात है। क्यू इनसाइड कितना है, ये क्यू है ना, पूरा का पूरा ये प्लस क्यू चार्ज जो है जो तुम्हारा स्फीयर के सरफेस पर था वो अंदर चला गया अब। तो यहाँ से लिखोगे इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई आउट यहाँ से आ जाएगा निकल करके क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज आ गया। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप, देख सकते हो। आर कैप मतलब समझ ही रहे हो, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए होती थी वैसे इसके लिए भी डायरेक्शन आर कैप, मतलब उस आर वेक्टर के अलॉन्ग ही डायरेक्शन होगी, दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, चलो, तो इसको हम बोल सकते हैं कि बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए तुम्हारा ये जो चार्ज स्फीयर है वो बिहेव करेगा किसके जैसा, पॉइंट चार्ज के जैसा। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब सरफेस की बात कर लें, ऑन द सरफेस, है ना। तो अंदर तो भैया तुमने देख लिया कि जीरो हो गया, बाहर के लिए तुमने देख लिया कि जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज हो गया, ये तुमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब जस्ट सरफेस के जो पॉइंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो हम क्या करते हैं ना कि हम एक और गॉसियन सरफेस लेंगे अब की बार। ठीक है, इस तरीके की, ध्यान से देखना, सरफेस से जस्ट बाहर, है ना। ठीक है, सरफेस के जस्ट बाहर, अब इसको बिल्कुल सटा के बना नहीं सकते। ठीक है, ये समझ लो सरफेस के जस्ट बाहर है, यानी कि इसका जो ये गॉसियन सरफेस 3 बोल दे रहा हूँ इसको मैं, है ना, GS3। ये है आर जो है इसका टेंडिंग टू कैपिटल आर है, यानी कि कैपिटल आर से हल्का सा ज्यादा, क्योंकि ताकि जो है ये पूरा का पूरा क्यू चार्ज इसके अंदर आ जाए, लेकिन बिल्कुल बराबर, लगभग लगभग आर के बराबर ही, जैसे आर से बिल्कुल हल्का सा ज्यादा कि बस आर के जस्ट बाहर आ जाए ये। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके की गॉसियन सरफेस लेंगे फॉर सरफेस पॉइंट। तो फॉर सरफेस हम बोलेंगे कि फॉर गॉसियन सरफेस 3 हम बोलेंगे ई इंटू रेडियस कितना, इसका एरिया कितना होगा इस गॉसियन सर्फेस का, क्योंकि आर जो है वो टेंडिंग टू कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर के बराबर मान सकते हैं। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन। अब देखो जस्ट बाहर, हल्का सा बाहर है, ऐसा मैंने क्यों बोला, ताकि पूरा का पूरा क्यू चार्ज अंदर चला जाए। तो ये पूरा का पूरा क्यू चार्ज इसके अंदर है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू इनसाइड का मतलब है क्यू अपॉन साइलेंट नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगी, ये ई सरफेस आई है निकल करके। ठीक है, ई एस, ऐसा बोल सकते हैं। तो सरफेस पर कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। अब इसके आगे कैपिटल आर से दूरी कम होती रहेगी, तो खुद ही दिख रहा है तुम्हें कि देखो अंदर के सारे पॉइंट्स पर जीरो थी, अंदर के सारे पॉइंट्स पर जीरो थी, सरफेस के पॉइंट पर आएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, स्फीयर का रेडियस। ठीक है, उसके बाद उससे अगर तुम थोड़ा भी आगे जाओगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, क्योंकि कैपिटल आर से तो कम ही होगा, है ना, मतलब ये जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ से आगे इसके बाहर, वो जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से ज्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट क्या था अपना, क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सरफेस वाली से तो कम ही होगा, है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कहाँ देखने को मिली, सरफेस पर, और वो कितनी हुई ये। इसके बाद लाइक का पॉइंट चार्ज ये कम होती रहेगी, और जब आर तुम्हारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जीरो को टेंड कर जाएगी। ग्राफ बना लेते हैं इसका, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये ग्राफ बेसिकली कई बार जेई मेन में पूछता रहता है। ठीक है, तो ये तो तुम्हें आएगा ही आएगा, मान के चलो, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्राफ तुमसे पूछ ले, तो कई बार आ चुका है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, ये ग्राफ तुमसे कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो, अब ये जो अपना स्फीयर है ना, इसके इनसाइड पॉइंट्स, यानी कि अगर मैं आर इक्वल टू जीरो से लेकर के आर इक्वल टू कैपिटल आर की बात करूं, तो क्या इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं। तो आर इक्वल टू जीरो से लेकर के आर इक्वल टू कैपिटल आर तक जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आर इक्वल टू कैपिटल आर मान लो, तो यहाँ तक जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई,
जस्ट कैपिटल आर पर, यानी कि सरफेस पर, जस्ट सरफेस पर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? जस्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी, लेट्स से कितनी, क्यू अपॉन 4 पाई, स्मॉल क्यू था ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर, ये अपने ने सरफेस पर निकाली। और इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज वेरी करेगी, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, पॉइंट चार्ज का अपन देख ही चुके हैं। तो ये क्या फंक्शन है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो देख ही सकते हो, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, घटती जाएगी। और जैसे ही स्मॉल आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर देख सकते हो कि स्मॉल आर जैसे टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर ग्राफ होता है। तो यहाँ से एक दो पॉइंट लिख लो इसके बारे में, कि फॉर इनसाइड पॉइंट्स, जो मैंने ऊपर बताया तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो, तो डायरेक्शन वैसे ही कहाँ से होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई, अंदर के हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, ठीक है। फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना, वो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, वो दिख रहा है एट अ डिस्टेंस आर, है ना, लाइक अ पॉइंट चार्ज, लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम एट द सरफेस, वो दिख भी रहा है तुम्हें, कि देखो सरफेस पर ही मैक्सिमम है ना, क्योंकि उसके बाद आर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। और वो कितना होगा, ई सरफेस का मैग्नीट्यूड जो होएगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है यार। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो बस यही है, इस तरीके से तुम्हारा स्फेरिकल शेल कंप्लीट होता है, ठीक है। यही चीजें हैं इसमें, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं इसमें, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आता, ये ग्राफ पूछ लेता है, कभी फॉर्मूला लगा के कुछ पूछ लेगा कि एट अ डिस्टेंस दिस बता दो, एट अ डिस्टेंस r/3 बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एट अ डिस्टेंस आर 4r बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो वो सारे जेई मेन टाइप के क्वेश्चन है, वो तुम अब कर लोगे, ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए और डेरिवेशन पता होना चाहिए कैसे आया। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बॉडी की तरफ। तो यार अपनी नेक्स्ट बॉडी है चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो थर्ड बॉडी लिख सकते हो, चार्ज। और इस पर काफी सवाल आते हैं, ठीक है, जेई एडवांस में भी काफी पूछे हुए हैं, जेई मेन में भी आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन अपन आज करेंगे भी, ठीक है, और एरोडोफ के क्वेश्चंस भी करेंगे। चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो इसमें भी वही बात है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करते हैं, यूनिफॉर्मली inside the volume of the sphere, inside the volume of the sphere, तो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली इस तरीके का तुम्हारे पास स्फीयर है, ठीक है, जिसमें पूरे वॉल्यूम में, आपकी पास पूरे वॉल्यूम में चार्ज है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं अपन, क्योंकि अपने को गॉसियन सरफेस ही बनानी है, फिर जगह कम पड़ेगी। हाँ, इस तरीके से पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डेंसिटी है रो, जो कि कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस स्फीयर का लेट से रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी वही इनसाइड पॉइंट्स, आउटसाइड पॉइंट्स और सरफेस के पॉइंट्स, तीनों के लिए अपन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इनसाइड पॉइंट से। तो इनसाइड पॉइंट, लेट से मैंने सेंटर से आर दूरी गया, और मैंने ये एक गॉसियन सरफेस ले ली, है ना, इस तरीके की। ये हो गई मेरी गॉसियन सरफेस वन फॉर इनसाइड पॉइंट्स, है ना, ठीक है। समझ में आ ही रही होगी, बस वही सेम टास्क करना है अपने को, ठीक है। तो अब इनसाइड पॉइंट के लिए हम देखेंगे, डिफरेंस कहाँ आएगा वो अभी तुम्हें दिखेगा, है ना। इनसाइड पॉइंट्स के लिए हम बोलेंगे फॉर गॉसियन सरफेस वन ई। एक चीज अपने को पता है कि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी इस तरीके से होगी, है ना, आउटवर्ड नॉर्मल, इस तरीके की मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है, ठीक है। तो ई इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से लिखोगे ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस, इस पूरे का सरफेस एरिया कितना होगा, स्मॉल आर रेडियस है तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात यह है कि ये क्यू इन कैसे लिखा जाए, ठीक है।
इस पर्टिकुलर स्फीयर के लिए क्यू इन कैसे लिखा जाए। ठीक है, चलो समझते हैं। तो बेसिकली अपने को इस पूरे स्फीयर के अंदर अभी जितना चार्ज ये आ रहा है इसको अपने को लिखना है। ठीक है, इसको फिगर को मैं नीचे एक बार फिर से बना लेता हूँ। हम्म, नीचे ले लेते हैं। ठीक है, बस सही रहेगा। ये हो गया स्फीयर। तो मुझे इस पूरे रीजन में जो भी चार्ज है अंदर, ठीक है, मतलब इस पूरे रीजन में ये वाला, ये पूरा चार्ज मेरे को चाहिए। ठीक है, क्यू इन यही है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, कि अगर एक स्फीयर में चार्ज है तो रो के साथ वेरी कर रहा है, उसकी डेंसिटी अपने को दी हुई, तो अपन कैसे चार्ज लिखें? तो इस पर एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट कैसे लेंगे? हम यहाँ से कुछ दूरी जाएंगे। इसको मैं बोलता हूँ लेट से एक्स दूरी गए। ठीक है, एक्स दूरी गए और मैंने इस तरीके का एक शेल बनाया। ठीक है, फिर एक इसकी थिकनेस भी इमेजिन करी, डीएक्स थिकनेस का, मतलब एक्स दूरी पर एक डीएक्स थिकनेस का शेल मैंने इमेजिन कर लिया। ठीक है, इस तरीके का। चलो, एक्स दूरी पर मैंने डीएक्स थिकनेस का शेल इमेजिन कर लिया, डीएक्स थिकनेस इसकी। तो इस शेल का अगर मैं चार्ज लिखना चाहूँ, इस शेल का चार्ज लिखना चाहूँ डी क्यू, तो वो कितना होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अपने को गिवन है रो, इंटू इसका वॉल्यूम डीवी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इट्स वॉल्यूम, रो डीवी। ठीक है, तो रो अपने को गिवन है एज रो। ठीक है, ये तो अपने को पता है कि कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी एज रो है। ठीक है, और डीवी लिखेंगे अगर अपन, तो इस शेल का वॉल्यूम कितना होगा? इसका सरकमफेरेंस, मतलब इसका पूरा सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं, पूरा सरफेस एरिया, इस शेल का सरफेस एरिया, तो वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर, और उसमें थिकनेस डी आर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने चार्ज के इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी वहां पर। तो बस यही लिखना है। ये हो गया अपना डी क्यू। ये एक्सप्रेशन रख लो क्योंकि ये अपने को काम आएगा आगे भी। ठीक है, अब अपने को इस पर्टिकुलर ऑरेंज वाला जो अपने शेल बनाया स्मॉल आर रेडियस का, एक्चुअली में मुझे 4 पाई x पर dx लिखना चाहिए था, सॉरी, 4 पाई x पर dx, क्योंकि अपन ने रेडियस x माना है ना, देखो ध्यान से, है ना, और थिकनेस dx मानी है। तो ये हो गया। अब अपने को ये जो स्मॉल आर रेडियस का हमने अंदर शेल बनाया है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है ये वाला, ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर का अगर अपने को चार्ज चाहिए तो अपन क्या करेंगे? इस dq को इंटीग्रेट करेंगे, और इधर भी इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन रो 4 पाई x स्क्वायर dx, है ना। लिमिट x पर लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर के स्मॉल आर तक। स्मॉल आर तक क्यों लगाई समझ में आया? जीरो से लेकर के स्मॉल आर तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे केवल इसके अंदर का चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला चार्ज मेरे को नहीं चाहिए बाहर का, आर के बाहर का चार्ज नहीं चाहिए, आर के अंदर का चार्ज चाहिए। तो इसीलिए स्मॉल आर तक की लिमिट लगाई। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा क्यू इन, इसको मैं लिख देता हूँ। इधर आएगा, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, 4 पाई रो बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा इंटीग्रेशन x/dx, लिमिट जीरो से स्मॉल आर। ठीक है, तो ये बनेगा 4 पाई रो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा x³ बाई 3, और इसमें जीरो से आर लिमिट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 4 पाई रो r³ बाई 3। ये आ जाएगा क्यू इनसाइड। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ई इनसाइड इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो अपन ने ऊपर लिखा हुआ एक्सप्रेशन यही वाला, कहाँ गया, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू, अब क्यू इन अपना ये आ गया 4 पाई रो r³ बाई 3, और एक एप्सिलॉन नॉट और था, ये हो गया। अब इसमें जो जो कट पिट रहा है काट दो भाई। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r³ का क्यूब हट गया, r² कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे निकल करके आ गई यहाँ से इनसाइड पॉइंट के लिए, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और डायरेक्शन अगेन वही आर कैप, देख सकते हो, है ना। कहाँ गया? वही, यहाँ से अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो ऐसे आएगी ना इस तरफ। ठीक है, तो वही आर कैप डायरेक्शन हो गई। चलो, आर कैप डायरेक्शन हो गई। तो इसी को कई बार ऐसे भी लिख देता है, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया है इसने सीधे सीधे। ऊपर वाला मैग्नीट्यूड है और ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। कैसे? हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि आर आर कैप, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो आर बार ही हो गया ना ये। तो बेसिकली आर बार क्या है? पोजीशन वेक्टर, है ना। जैसे इस पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये वाला पॉइंट, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, है ना। तो ये बेसिकली डायरेक्शन, मतलब ये जो वेक्टर हुआ यहाँ से यहाँ तक, जीरो से आर तक, ये वाला आर बार, है ना, ये। तो ρr/3 एप्सिलॉन नॉट अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही ये कहना चाह रहा है, क्योंकि ρr/3 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड है और आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया।
ये सिंपल चीज है यार, अपन इतने दिन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ गए होगे क्या लिखा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रो आर बार बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। चलो, अब आउटसाइड पॉइंट्स की बात करते हैं भाई। आउटसाइड पॉइंट्स। चलो, एक काम करता हूँ, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए ना मैं दोबारा से नीचे फिगर बना लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा उसमें खचर पचर हो जाएगी, है ना। चलो, ये हो गया अपना स्फीयर। जैसे पूरे वॉल्यूम में इस तरीके से चार्ज था, है ना। स्फीयर का रेडियस था कैपिटल आर। अब मुझे आउटसाइड पॉइंट लेना है, तो मैं यहाँ सेंटर से जाऊंगा आर दूरी पर, है ना। थोड़ा सा कम कर लेते हैं यार, है ना, यही पॉइंट क्यू टाइप का। और फिर इस पे मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। ये बन गई मेरी गॉसियन सरफेस। हाँ, तो ये बन गई मेरी गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं फिर वही लिखूंगा, ठीक है, लिखते हैं। इसके लिए मैं लिखूंगा ई आउट इंटू इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर रेडियस माना है मैंने, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कैसे लिखेंगे, है ना। क्यू इन, तो अगेन वही, है ना, क्या कहते हैं, यही करना है कि यहाँ से अपन जो है ये गए इस तरीके से स्मॉल एक्स दूरी पर गए, इस तरीके का शेल लिया, है ना। फिर उसकी डीएक्स थिकनेस ली, है ना। ठीक है, इस तरीके का एक्स पर डीएक्स थिकनेस का शेल लिया, ये वाला। और इसका चार्ज dq लिखा, और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर। तो ये जो dq लिखेंगे, यही मैं कह रहा था, ऊपर जो हमने dq निकाला है यही तो रहेगा, ठीक है। बस इसी पर, जैसे अपन को यहाँ तक का चार्ज चाहिए था अंदर स्मॉल आर रेडियस तक का, तो हमने इंटीग्रेशन जीरो से स्मॉल आर लगाया था। अब अगर हमें पूरे स्फीयर का चार्ज चाहिए, तो हम इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल आर लगा देंगे। समझ में आई बात, तो हमें पूरा स्फीयर मिल जाएगा। तो ये dq का एक्सप्रेशन नीचे ले चलते हैं, ये अपने को काम पड़ेगा, है ना। ये कॉपी कर लेता हूँ मैं नीचे, ठीक है। ये था अपना dq, ठीक है। तो q कितना बनेगा, ध्यान से देखो, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ रो 4 पाई x स्क्वायर dx, जीरो से लेकर के कैपिटल आर। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया जीरो से कैपिटल आर क्यों लगाया, जीरो से यहाँ तक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो चार्ज केवल कैपिटल आर तक है, उसके बाहर तो खाली है ना, उसके बाहर तो कोई चार्ज है नहीं। तो जीरो से कैपिटल आर तक का ही अपन इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो से कैपिटल आर तक का इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये हो गया भाई। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा 4 पाई रो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो से कैपिटल आर। तो ये बनेगा 4 पाई रो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा x³ बाई 3, इसमें जीरो से कैपिटल आर वैल्यू रखेंगे, तो ये बनेगा 4 पाई रो r³ बाई 3। ये बन गया क्यू इन, ठीक है। तो अपना अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो ई आउट इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर था, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस तो आ रही है, वो बड़ा वाला जो गॉसियन सरफेस था, इज इक्वल टू क्यू इन अपना ये रहा 4 पाई रो कैपिटल r³ बाई 3 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आ गया। फिर वही जो जो कट रहा है काट दो, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कटेगा। तो ई आउटसाइड जो तुम्हारा निकल करके आएगा, दैट इज इक्वल टू रो r³ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। आप ध्यान देना कि ये जो निकल करके आया है ना, ये, है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आया है, ठीक है। और जो अंदर के पॉइंट्स के लिए तुम्हारा आया था, ये देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया था, ठीक है। यानी कि अंदर के पॉइंट में जैसे मैं जीरो से लेकर के आर तक जा रहा हूँ, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर जब बाहर के पॉइंट्स पर आऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही मैं आर को बढ़ाते जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस पर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर तुम्हें दिख रहा है बढ़ती जा रही है, बाहर तुम्हें दिख रहा है घटती जा रही है, तो सरफेस पर क्या सेम, मतलब सरफेस पर क्या वैल्यू आ रही है, ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो ऑन द सरफेस की बात करते हैं, ऑन द सरफेस, है ना। तो वही है, स्फीयर बनाओ, है ना। रो आर, ठीक है, ये अपने को पता है। इसके बहुत क्लोज, मतलब यहाँ से जो मैं गॉसियन सरफेस लूंगा अब की बार इस तरीके की, बिल्कुल जस्ट बाहर, है ना, आर टेंडिंग टू
आर, है ना, मतलब बिल्कुल आर के बराबर, हल्का सा बाहर। हल्का सा बाहर भी क्यों लेते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा चार्ज अंदर आ जाए। तो ये होगी तुम्हारी गॉसियन सरफेस। अब इसके लिए अगर मैं गॉस लॉ लगा दूं, तो मैं लिखूंगा ई सरफेस इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस भी कैपिटल आर है ना, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड अब की बार क्या है, पूरा का पूरा चार्ज, वही जो पूरे स्फीयर का चार्ज था वो अंदर चला गया है। तो जो ये आउटसाइड वाले के लिए अंदर गया था चार्ज, यही वाला जीरो से कैपिटल आर जिसमें अपन ने इंटीग्रेशन किया था, यही हो जाएगा ये वाला 4 पाई ρr³/3। ये समझ में आया कैसे, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज अंदर है ना, तो पूरे का पूरा स्फीयर का चार्ज तो यही था ना जो हमने निकाला था, 4 पाई ρr³/3। तो इसको रख देते हैं। तो अपन लिखेंगे ई एस इंटू 4 पाई r² इजिकल टू 4 पाई ρr³/3 ठीक है। आई होप इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है। तो 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल आउट, तो ई सरफेस निकल करके आएगा तुम्हारा ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डायरेक्शन तुम्हें पता ही है, आउटवर्ड नॉर्मल। चलो, ये आ गया। अब जरा इनसाइड वाले फॉर्मूले में देखो। इनसाइड वाला जो फॉर्मूला था वो था ई इन इक्वल टू ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे सरफेस का चाहिए तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पुट r इज इक्वल टू कैपिटल आर। जब मैं ये पुट करूंगा तो मुझे ई इन मिल जाएगा, ई सरफेस मिल जाएगा यहाँ से ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, यही तो आ रहा है, देखो इक्वेशन यही आ रहा है। आउटसाइड वाला फॉर्मूला लाओ, है ना। आउटसाइड वाले फॉर्मूले में हमने लिखा था ई आउट इज इक्वल टू ρr³/3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा था। तो इसमें अगर मैं पुट करूं आर इक्वल टू आर, इसमें मैं पुट करता हूँ पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर फॉर सरफेस, तो ई सरफेस निकल करके आएगा ρr³/3 एप्सिलॉन नॉट r³ कैपिटल R³ है ना, आर स्क्वायर सॉरी, है ना ये। तो ये बन जाएगा ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों फॉर्मूले से देख सकते हो कि यही वैल्यू आ रही है। समझे बात को। ठीक है भाई, तो अब एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेडियल डिस्टेंस r। ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट पर ये बोल रहा है कि ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला था, ये रहा। तो कहाँ गया, ये रहा, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर इक्वल टू 0 पर 0, और फिर ρr/3 एप्सिलॉन नॉट इस तरीके का। तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी तुम्हें, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है ना, ई और आर के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये है क्या, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। ये कब तक रहेगा, जब तक सरफेस पर हम आते हैं। सरफेस मतलब आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, और सरफेस पर तुम्हें दिख ही रहा था कि यही वैल्यू आ रही है, रो कैपिटल r/3 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद बाहर के पॉइंट्स के लिए हमने निकाला है ρr³/3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये देखो, तो इसके आगे का तुम्हारा ग्राफ कुछ पॉइंट चार्ज जैसा ही हो जाएगा, ऐसा ρr³/3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि दिख भी रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। केवल आर स्क्वायर, इसमें स्मॉल आर ही तो केवल वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट है। तो इस तरीके का दिख जाएगा तुम्हें, है ना। और ये दोनों ही फॉर्मूले से तुम्हें यहाँ पर सेम दिख रहा है, रो कैपिटल r/3 एप्सिलॉन नॉट सरफेस पर दिख गया तुम्हें। ठीक है, सरफेस पर दोनों ही फॉर्मूले से सेम दिख रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा, दिख रहा है एकदम क्लियर। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि फॉर इनसाइड सरफेस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो कि तुम्हें फॉर्मूला भी दिख रहा है कि ई कितना आया है, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फॉर आउटसाइड सरफेस जो तुम्हारा ई निकल करके आएगा, वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, जो कि तुम्हें फॉर्मूला भी दिख रहा है, इज इक्वल टू ρr³/3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा एक चीज इसमें और खास है, जरा यहाँ पर रो की वैल्यू रख के देखना। ठीक है, ई हमने निकाला है कितना, ρr³/3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर मैं रो की वैल्यू रखूं तो वो तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो हो जाएगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना था स्फीयर पे, लेट से टोटल चार्ज क्यू है ना, टोटल चार्ज को हमने क्यू माना है। तो लेट टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्यू, लेट टोटल चार्ज, अगर टोटल चार्ज गिवन हो तो तुम क्या करोगे, रो ना गिवन हो, टोटल चार्ज गिवन हो तो
टोटल चार्ज को हमने क्यू मान लिया, तो रो की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यही होगी ना, क्योंकि रो इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है और क्यू टोटल चार्ज हो गया। तो रो की वैल्यू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये हो गई रो की वैल्यू। जरा इसको इसमें पुट करके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, रो की वैल्यू रखेंगे 3Q/4 पाई आर क्यूब, ठीक है। बाकी R³/3 एप्सिलॉन नॉट R², ये वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो जो कट रहा है काट लो। देखो R³ से R³ कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। देखा देखा सा लग रहा होगा। तो ये तुम्हारा सेम वही जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वही आ गया। तो तुम देख सकते हो कि अगर चार्ज स्फीयर भी है तो वो भी अपने बाहर के पॉइंट्स के लिए जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज situated at its center, situated at its center फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए तुम देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला वही है जो तुम्हारे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो ये भी वही हो गया, शेल का भी पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला था बाहर के पॉइंट्स के लिए, और इसका भी वही आ रहा है जस्ट लाइक का पॉइंट चार्ज। और इनसाइड पॉइंट्स के लिए शेल में तुम्हारा 0 था, और यहाँ पर हमने निकाला ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा। और ग्राफ भी तुमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद एक चीज और कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पर आया, एट द सरफेस। वो तुम्हें ग्राफ से भी दिख रहा होगा। ठीक है, सरफेस मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, और ये वैल्यू थी कितनी, ई मैक्स की वैल्यू क्या थी, जो सरफेस पर वैल्यू आई कितनी, ρR/3 एप्सिलॉन नॉट, ρR/3 एप्सिलॉन नॉट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर, चाहे जो बोलना चाहो, दोनों तरीके हैं। अगर क्यू गिवन है रो नहीं गिवन है, या तो क्यू गिवन होगा या तो रो गिवन होगा। अगर क्यू गिवन है तो ये लगा लो, रो गिवन है तो ये लगा लो। ठीक है, बाकी याद करने में यही अच्छा रहता है, ρR/3 एप्सिलॉन नॉट वाला। बाकी अगर क्यू के फॉर्म में गिवन है तो रो की वैल्यू ऐसे रख सकते हो, टोटल चार्ज क्यू अपॉन से कहते हैं टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से अपने को क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इनसाइड पॉइंट के लिए होगी ρR/3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि इनवर्सली, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गई। और बाहर के पॉइंट के लिए हो जाएगी ρR³/3 एप्सिलॉन नॉट R², जो ऊपर वाला आ रहा है वो कैपिटल आर, रो कैपिटल R³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R²। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली वेरी करेगा विद द स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये हो गया अपना पूरा। ठीक है, तो आई होप इसमें आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यार अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने अपन ने ऊपर पूरे जो फॉर्मूले डिराइव करे अभी स्फेरिकल क्या कहते हैं वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए, उसमें हमने एक चीज मानी स्टार्टिंग से ही कि जो हमारा रो है वो कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट मैंने जहाँ तुम्हें सिमेट्रिकल केसेस बताए थे वहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि एक केस और हो सकता है जहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो जिसमें रो कांस्टेंट ना हो। ठीक है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, फिर उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास इस तरीके का एक चार्ज स्फीयर है। ठीक है, एक मिनट क्या हो रहा है, हाँ, ये तुम्हारा एक चार्ज स्फीयर है, इसमें इस तरीके से चार्ज भरा हुआ है अंदर। ठीक है, इसके वॉल्यूम में, जिसमें रो जो है वो कांस्टेंट तो नहीं है। ठीक है, जैसे ऊपर हमारा कांस्टेंट था, बट रो जो है वो फंक्शन है ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर, यानी कि इस तरीके का कुछ KR या K/R³, इस तरीके का कुछ भी हो जाए, मतलब कोई एक फंक्शन हो जाए आर का। ठीक है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आर दूरी पर जा करके एक स्फेरिकल शेल लूं इस तरीके का, ठीक है, DR थिकनेस का, इस टाइप का एलिमेंट इस पर यही आएगा ना अगर मैं टोटल चार्ज लिखना चाह रहा हूँ तो। ठीक है, तो एलिमेंट मुझे ये लेना पड़ेगा टोटल चार्ज लिखने के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं गॉस लॉ में, क्यू इन, ये थोड़ा सा वैसा बन गया है, बट इसे मान लेना सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से शेल लेते हैं, इसका DQ लिखते हैं, इस DQ को इंटीग्रेट करते हैं, फिर हमें क्यू इन मिलता है ना। और ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा अगर रो वेरिएबल हो जाए, है ना। बट रो अगर तुम्हारा रेडियल डिस्टेंस आर के साथ वेरी कर रहा है तो हम ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है जहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी। ठीक है, तो बेसिकली क्यों हो पाएगा यहाँ पर ऐसा, क्योंकि जो ये छोटा सा तुम्हारा शेल तुमने बनाया स्मॉल r रेडियस का, इस शेल के हर पॉइंट पर
जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगा, यानी कि इस पूरे शेल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा। वो बात अलग है कि इससे थोड़ा सा बड़ा शेल लूंगा तो वहां पर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा छोटा शेल लूंगा तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि अगर मैं एक रेडियस आर पर जाकर के एक शेल बनाऊं तो वहां पर चार्ज तुम्हें यूनिफॉर्मली हर पॉइंट पर इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और जैसे जो कांस्टेंट वाला था उसमें हर जगह पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन था, मैं इससे बड़ा वाला चल लेता तो उसमें भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन होता वही इस पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन होता। बट अभी क्या है कि जो है इस शेल के हर पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड सेम होगा, बट अगर इससे बड़ा शेल लूंगा तो वहां पर हर पॉइंट पर उसके भी हर पॉइंट का सेम होगा, बट क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं, ऐसा अपन नहीं कह सकते, ठीक है। बट इस केस में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, लिख लो इसको, क्योंकि वी कैन यूज, इट्स ऑल्सो अ केस ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री, इट्स, लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो a case of spherical symmetry, a case of spherical symmetry, है ना, because rho charge per unit volume of each concentric cell is constant, है ना। तो इस शेल के लिए रो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों, अगर रो नॉन कॉन्स्टेंट की वेरिएबल है बट फंक्शन ऑफ आर है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर वो फंक्शन ऑफ आर ना हो, कुछ और हो, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बात भी ट्रू है। चलो देखते हैं इसको। तो इसके हम एक क्वेश्चन करते हैं अब। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 इरोडोव का, ठीक है। इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, और इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। चलो, है ना। जैसे बोल रहा है, अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर carries a positive charge whose volume density depends only on a separation r from the ball center, यानी कि वही रेडियल डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, एज रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 - स्मॉल r बाई कैपिटल आर, ठीक है, वेयर रो नॉट इज अ कांस्टेंट, ओके। assuming that the permittivities of ball and environment to be equal to unity, यानी कि वही कोई डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक नहीं है, एयर में ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनसाइड पॉइंट्स के लिए, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और वो किस आर पर होगी ये भी बताना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो दिख रहा है पहली बात, इस तरीके का अपने पास स्फीयर है, ठीक है, ये रहा, बना लेते हैं। इसमें चार्ज कुछ भरा हुआ है अंदर, ठीक है। अब बस इसमें रो कांस्टेंट नहीं है, रो कैसा दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 - स्मॉल r बाई कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर क्या है, इस पर्टिकुलर स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। तो अपने को इनसाइड पॉइंट्स आउटसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पहले इनसाइड पॉइंट्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही गॉसियन सरफेस लो भाई, सेंटर से चलो r दूरी तक, और इस तरीके की एक गॉसियन सरफेस मान लो। एक मिनट, तो आगे बना देते हैं, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी गॉसियन सरफेस, ठीक है, इनसाइड पॉइंट्स के लिए। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक वो गॉस लॉ लगाता हूँ तो मैं लिखूंगा E इंटू, एरिया लिख देता हूँ इसका डायरेक्ट, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, है ना। वही E इंटीग्रेशन ds इंटीग्रेशन ds को मैं सीधे 4 पाई r स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगी, ठीक है। इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब बात वही है कि क्यू इन अगर अपन लिख लें तो अपना काम बन जाएगा। तो क्यू इन लिखने के लिए क्या करें, वही जैसे हम शेल के केस में गए थे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना है, ठीक है। चलो, तो यहां से x दूरी पर गए और ये इस तरीके से तुमने dx थिकनेस का एक शेल मान लिया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो अगर अब इस शेल का मैं चार्ज लिखना चाहूँ dq, तो वो कितना होगा भाई, रो इंटू इट्स वॉल्यूम dv, ठीक है, ये तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो रो dv की वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 पाई x स्क्वायर dx, 4 पाई x स्क्वायर dx, ठीक है। हाँ, ये हो गया dq, है ना। तो dq, अब रो की वैल्यू रखो, जैसे ऊपर वाले केस में जो हमने स्टैंडर्ड केस किया था वहां तो रो कांस्टेंट था, बट यहाँ पर रो की वैल्यू क्या है, रो नॉट 1 - स्मॉल r बाई कैपिटल आर,
तो यहाँ पर लिखो रो नॉट इंटू 1 - स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 4 पाई x² dx, है ना। तो यार एक काम करते हैं, इसको आर ही ले लेते हैं ना, अपन ने इसको वेरिएबल एक्स माना क्योंकि ये आर के साथ दिया, या तो इसको एक्स कर लो, है ना, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस को एक्स बोल दो, या इसको आर ही ले लो, ठीक है, आर पर डी आर थिकनेस का स्फीयर ले लो, ऐसा ले लो, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये बड़ा वाला भी आर है, ठीक है, क्योंकि यही कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं कर रहा, चलो एक्स डी एक्स ही रखो, ठीक है। तो इसको तुम क्या करो, आर की जगह एक्स मान लो, ठीक है ना, वरना कंफ्यूजन होगी, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस को ही बोल रहा है ना, तो रेडियल डिस्टेंस को इसने आर लिया, हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अपना काम आसान हो जाएगा, तो इसको मैं 1/x/r ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, 4 पाई x/dx, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डी क्यू। अब ये डी क्यू का एक्सप्रेशन संभाल के रख लो, क्योंकि अपने को अभी तो ये इनसाइड पॉइंट्स के लिए देख सकते हो कि जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से स्मॉल आर के लिए, और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हम इसको जीरो से कैपिटल आर के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जैसे अपन ने ऊपर स्फेरिकल वॉल्यूम जो कांस्टेंट रो वाला था उसके लिए किया था उसी तरीके से, ठीक है। तो ये रहा, तो ये अपना डी क्यू आ गया। अब क्यू लिखते हैं, तो उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे को, इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट 1 - x/r 4 पाई x² dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दें भाई, जीरो से लेकर के स्मॉल आर तक की, क्योंकि अपने को स्मॉल आर तक का ये चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेता हूँ, तो 4 पाई रो नॉट ये पूरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा, ये x² को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ x² - x³/r, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको लिमिट दूंगा जीरो से स्मॉल आर, और यहाँ पर आ जाएगा dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं भाई, तो 4 पाई रो नॉट, ठीक है। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा कि एक स्टेप लिखो, ये कोई बोर्ड का पेपर तो चल नहीं रहा, ठीक है, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो x² का इंटीग्रेशन आएगा x³/3, माइनस इस x³ का इंटीग्रेशन आएगा x⁴ अपॉन ये 4r, ठीक है। वैल्यू रखेंगे जीरो से स्मॉल आर, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट, अंदर वैल्यू रखते हैं r³/3 माइनस r⁴/4 कैपिटल आर, और जीरो पे तो कुछ होगा नहीं, तो यही हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा क्यू इनसाइड, इनसाइड पॉइंट्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनटू 4 पाई स्मॉल r² इज इक्वल टू दिस क्यू इनसाइड, हम ले लेते हैं यहाँ से, ये कितना आ रहा है 4 पाई रो नॉट, इसमें r³ कॉमन दिख रहा है तो ले लेते हैं, ठीक है। अंदर बचेगा 1/3 माइनस r/4r, ठीक है, ये, और एक एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ठीक है, यहाँ से इनसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिख जाएगा, तो r² हटा दिया, यहाँ से क्यू भी हटा दिया, ठीक है, 4 पाई पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इनसाइड पॉइंट के लिए जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल करके आएगा, वो आएगा रो नॉट/एप्सिलॉन नॉट, अंदर आएगा 1/3 माइनस r/r, r/4r, यहाँ पर एक r और था, ठीक है, ये रहा। तो अब एक काम करते हैं, जैसे तुम्हारे इरोडोम में सॉल्यूशन लिखा है उस तरीके से, नीचे से 3 कॉमन ले लो, तो रो नॉट r/3 एप्सिलॉन नॉट ऐसा कर लो, तो ये हो जाएगा 1 - 3r/4 कैपिटल आर। तो इस तरीके से तुम्हारे इरोडोव के बुक में आंसर लिखा हुआ है, तो ये ले सकते हो। तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए तो अपन ने ये निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, अब आते हैं आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, ठीक है। फिर से वही करता हूँ, स्फीयर बना रहा हूँ पहले। अब हम बात करेंगे आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, फिर वही आर दूरी पर जाओ, गॉसियन सरफेस बनाओ इस तरीके की, ठीक है, ये हो गई गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए हम वही लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मैं समझ में आ ही रही होगी, ऐसे ही होगी परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए गॉस लॉ लिखते हैं, E इंटू 4 पाई स्मॉल r² इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन के लिए क्या करें, वही करेंगे फिर से, है ना, कि एक्स पर गए, इस तरीके का शेल लिया, ठीक है, dx थिकनेस का, ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो वही सब करेंगे, तो इसके लिए डी क्यू लिखेंगे, तो डी क्यू हमने ऊपर से हम डायरेक्टली उठा लेते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया ये, वही चीज, इसको मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ यहाँ से। ये हो गया डी क्यू। बस अब की बार अपने को पूरे स्फीयर का चार्ज चाहिए, तो हम लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, जीरो से लेकर के यहाँ पूरे स्फीयर के लिए कैपिटल आर तक, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा क्यू इन
इस वाले केस में रो नॉट, इस पे पूरा इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट 1 - x/r 4 π x² dx, जीरो से लेके कैपिटल आर। ठीक है, अब इसमें कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो तो 4 π रो नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा इंटीग्रेशन x² - x³/r। ठीक है, जीरो से कैपिटल आर dx। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा 4 π रो नॉट, x² का इंटीग्रेशन आएगा x³/3, और x³ का इंटीग्रेशन आएगा x⁴/4। ये हो गया जीरो से कैपिटल आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 π रो नॉट अंदर आएगा r⁻³/3 माइनस r⁻4/4r, है ना, जीरो पे कुछ होगा नहीं तो ये r³ हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 π रो नॉट, r³ कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 1/3 माइनस 1/4, है ना, तो ये हो जाएगा 4 π रो नॉट r³, और 1/3 माइनस 1/4 यानी कि 12 एलसीएम हुआ, 12 ऊपर आया 4 - 3 यानी कि 1/12 बन जाएगा ये यहाँ से काट दो 3, तो ये आ जाएगा रो नॉट π r³/3। ये आ जाएगा ई आउटसाइड। एक मिनट, सही किया है अपन ने, सॉरी ये क्यू इन आया है। हाँ, ये आया है क्यू इन। ठीक है, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। अब बाहर वाले पॉइंट्स के लिए गॉस लॉ लगाते हैं, तो गॉस लॉ से हम क्या कहेंगे, ई आउटसाइड इंटू 4 π r² इज इक्वल टू, ये क्यू इन यहाँ से लिख लो, रो नॉट π r³/3 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो एप्सिलॉन नॉट आ गया। चलो, अब इसमें से जो जो कट रहा है काटो, 4 नहीं, 4 नहीं कटेगा अब की बार, पाई से पाई कट जाएगा, तो ई आउट यहाँ से निकल करके आएगा तुम्हारा सिंपली रो नॉट R³/3 एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये आ गया आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। ठीक है, ये हो गया आउटसाइड पॉइंट्स और इनसाइड पॉइंट्स। यही पूछा था अपने से, क्या पूछा था फर्स्ट पार्ट में, देखना क्वेश्चन के, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और वो किस आर की वैल्यू के लिए होगी। चलो, पहले तो एक्सप्रेशन एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो अपना ई इनसाइड का एक्सप्रेशन जो आया है, दैट इज इक्वल टू, कहाँ गया, ये रहा, रो नॉट r/3 एप्सिलॉन नॉट 1 - 3r/4r, रो नॉट r/3 एप्सिलॉन नॉट 1 - 3r/4r। ठीक है, और ये जो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए आया है वो भी लिख लेते हैं, ये आएगा रो नॉट r³/3 एप्सिलॉन नॉट r²। सही लिखा है ना आपने? नहीं, ये 3 नहीं, एक्चुअली में 12 है। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि ये 4 इधर भी जाएगा ना भाई, 12 एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, तो ये आ रहा है। तो अब ई मैक्स की बात कर रहा है, तो एक चीज देखो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है तो डिक्रीजिंग एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि ये केवल r² से ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² टाइप का आ रहा है ना, तो ये तो आगे डिक्रीज ही करेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो सरफेस पर ही होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो सरफेस पर होगी। ई आउट की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देखूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखूं, है ना, तो वो तो सरफेस पर ही होगी फॉर r इक्वल टू कैपिटल आर। वो कितनी आएगी, वो आएगी रो नॉट r³/12 एप्सिलॉन नॉट r², यानी कि रो नॉट r/12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, इसके आगे तो बाहर ये डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, अब इनसाइड वाला जो एक्सप्रेशन है ये देखो, है ना, ये देखो, इसमें आर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा अपन कुछ कह नहीं सकते। तो इसका कहीं मैक्सिमम मिनिमा आ भी सकता है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम हो सकता है अंदर बीच में कहीं आ जाए, तो वो मैक्सिमा अगर, वो मैक्सिमा जो आएगा वो अगर इस रो नॉट r/12 एप्सिलॉन नॉट से कम होता है, तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगी रो नॉट r/12 एप्सिलॉन नॉट, और कहाँ पर होगी, सरफेस पर। बट अगर इसका जो मैक्सिमम आता है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा आ जाता है, मतलब अंदर, बेसिकली अगर इसका ग्राफ समझूं मैं इस तरीके से कह सकता हूँ। ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं देखूं, तो आउटसाइड पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, सरफेस पर कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, ओके, और इसके बाहर ही ऐसे डिक्रीज करती रहेगी, बट अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो देखो ये आ रहा है, तो अंदर का एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है वो इस तरीके का कुछ मैक्सिमा लेकर के ऐसे आया हो, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी की हो सकता है वो यहाँ पर कहीं मैक्सिमा लिया हो और ऐसे चला गया हो उसके बाद, ठीक है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा लेकर के ऐसे चला गया हो, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहा हो, जो भी रहा हो। ठीक है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है अंदर वाले का, हम कुछ कह नहीं सकते, बट
अगर ये वाला केस है ना, तो जो इसका लोकल मैक्सिमा आएगा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा जो आएगा वो इस वैल्यू से ज्यादा आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे, जो इनसाइड पर मैक्सिमम होगा। बट अगर ये केस नहीं है और इनसाइड वाला मैक्सिमा इसके नीचे आ जाता है, ये वाला केस है, ठीक है, तो हमारा ओवरऑल मैक्सिमम ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा इस इनसाइड वाले एक्सप्रेशन को कि ये कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको जरा मैं नीचे ले लेता हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम पड़ेगा अब। ठीक है, तो इसका अपन मैक्सिमा चेक करते हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है ना। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि ये जो ई है इज अ फंक्शन ऑफ आर है। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, डीई बाई डी आर करेंगे और उसको जीरो कर देंगे। तो डीई बाई डी आर करेंगे तो यहाँ से अपने को मिलेगा, इसको जीरो कर देंगे, है ना। अच्छा, इस ई को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ई को मैं वैसे लिख रहा हूँ, देखना इस आर को मैं अंदर ले जा रहा हूँ थोड़ा सा काम आसान करने के लिए। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, रो नॉट बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर माइनस थ्री आर स्क्वायर बाई फोर कैपिटल आर। क्लियर। अब मैं डीई बाई डी आर करता हूँ इससे, है ना। तो रो नॉट बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। अंदर आएगा आर का डिफरेंशिएशन वन माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिक्स आर बाई फोर कैपिटल आर, और इसको अपने को करना है जीरो। ठीक है, चलो, अच्छी बात है ना। ओके, तो ये रहा। चलो, अब इसको जीरो करेंगे तो ये तो नॉन जीरो है, तो ये जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से लिखूंगा वन माइनस सिक्स स्मॉल आर बाई फोर कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा सिक्स स्मॉल आर इज इक्वल टू फोर कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू टू कैपिटल आर बाई थ्री। ठीक है, तो इस वैल्यू पर तुम्हारा डीई बाई डी आर जीरो होगा, और सिर्फ इस वैल्यू पर जीरो होगा क्योंकि एक ही जगह पर डीई बाई डी आर जीरो हो रहा है। ठीक है, और एक चीज देखो, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आर इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, देखो ध्यान से, है ना, तो जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि जीरो पर तो जीरो ही दे रहा है और एक ही मैक्सिमा आ रहा है ना। तो एक ही केस हो सकता है। ठीक है, मतलब जीरो मतलब जो है एक ही बार स्लोप जीरो हो रहा है, तो मतलब मैक्सिमा ही है। ठीक है, अब मुझे डी टू ई बाई डी आर टू चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो पर जीरो है, और यहाँ पर एक बार और जीरो हो रहा है, निगेटिव होएगा नहीं है ना। तो इसलिए मैक्सिमा ही है। ठीक है, अब बस मुझे ये चेक करना है कि ये जो मैक्सिमम आर इक्वल टू टू आर बाई थ्री पर आ रहा है, क्या ये आउटसाइड का मैक्सिमा जो कि ये है रो आर बाई ट्वेल्व एप्सिलॉन नॉट, इससे बड़ा है या इससे छोटा है। चलो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर इक्वल टू टू आर बाई थ्री। ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट है तो एक्सप्रेशन ले आओ ये वाला फिर से, ये एक्सप्रेशन फिर से अपने को काम पड़ेगा। इसको नीचे ले चलते हैं, ये इनसाइड का एक्सप्रेशन है, इसी में हमको आर इक्वल टू टू आर बाई थ्री पुट करना है। तो रखते हैं, तो ये आ जाएगा रो नॉट बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू टू आर बाई थ्री, अंदर जाएगा वन माइनस थ्री बाई फोर आर इंटू टू आर बाई थ्री। ठीक है, ये हो गया। तो काटो जहां से जो जो कट रहा है, ये आर से आर कट गया, सॉरी, आर से आर कट गया, थ्री से थ्री कट गया, ये हाफ हो गया। तो यहाँ से आएगा रो नॉट टू रो नॉट आर बाई थ्री, ये हो जाएगा नाइन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर आएगा वन माइनस ये वन बाई टू बन रहा है तो वन बाई टू ही बचेगा। ठीक है, ये टू से टू कट जाएगा, तो ये आएगा रो नॉट आर बाई नाइन एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये बताओ, रो नॉट आर बाई नाइन एप्सिलॉन नॉट बड़ा है या रो नॉट आर बाई क्या कहते हैं ट्वेल्व एप्सिलॉन नॉट बड़ा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि रो नॉट आर बाई नाइन एप्सिलॉन नॉट बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो आंसर हो जाएगा, ई मैक्स का वैल्यू जो आएगा वो आएगा रो नॉट आर अपॉन नाइन एप्सिलॉन नॉट एट आर इज इक्वल टू टू आर बाई थ्री, ये अपन ने निकाल लिया। ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ये यहाँ से भी दिख जाता, है ना। यहाँ से देखो एक चीज और, ये देखो डीई बाई डी आर तुम्हारा एग्जैक्टली एक बार जीरो हो रहा है, एग्जैक्टली एक बार जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता ना, अगर कहीं नीचे मैक्सिमा आता, इसके नीचे कहीं मैक्सिमा आता, तो एक बार और स्लोप को जीरो होना पड़ता है यहाँ तक आने पर, क्योंकि सरफेस पर वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक बार और जीरो होना पड़ता, तो दो बार स्लोप जीरो होता क्योंकि एक मिनिमा भी आता, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो वहीं से क्लियर हो गया कि एक ही बार मैक्सिमा आ रहा है, तो यही वाला इस टाइप का ही ग्राफ बनेगा, तो जो मैक्सिमा होगा वो इससे तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो वैसे ही समझ में आ रहा था कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड की होगी वही ओवरऑल मैक्सिमम भी होगा। ठीक है, तो वो भी देख सकते थे। बाकी ये तो समझ में आ ही रहा है कि आउटसाइड में मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पर ही होगी, उसके बाद ये आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, तो इस तरीके से ही ग्राफ बनेगा, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, काफी थिंकिंग वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो यही है यार, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, अच्छे क्वेश्चंस करो,
अपने आप दिमाग खुलेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, थ्योरी पढ़ ली, तो तुम्हारा पेशेंस कम है। देखो पेशेंस ज्यादा होना बहुत जरूरी है, और एडवांस जैसे पेपर में तो बहुत ज्यादा। तो बैठ करके क्वेश्चन को, भले 1 घंटा लग रहा है, तुम ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ऐसे कुछ क्वेश्चन करोगे तब जाकर के तुम्हारी वो अप्रोच बिल्ड होगी, फिर बाद में अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। अगर तुम पहले दिन से सोचो भाई कि जो है पढ़ा दिया और 2 मिनट में क्वेश्चन हो, तो भाई मैं इसमें तुम्हें सीधे सीधे फॉर्मूला दूंगा कि R/2 पर बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो ρ r/3 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगा के तुम ρ r/2/3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ρ r/6 एप्सिलॉन नॉट हो गया भाई आधे मिनट में। तो इस तरह के क्वेश्चन कर करके खुश होते रहो, या फिर एक्चुअल क्वेश्चंस करो, उससे तुम्हारी अप्रोच बनेगी, तो तुम टफ क्वेश्चन भी इजीली कर पाओगे, तो पेशेंस आएगा तुम्हारे अंदर। अब ये जो है ना पर्टिकुलर चीज, अब तुम्हें एक बार बताता हूँ कि ये हम कर क्यों पाए क्वेश्चन सॉल्व। ये जो रो एज अ फंक्शन ऑफ आर है, तो हम कर क्यों पाए, क्यों? क्योंकि अगर रो आर का फंक्शन है, भले ही वो वेरिएबल है, ध्यान से देखना, रो जो है वो आर का फंक्शन है, भले ही वो वेरिएबल है, जब तुम ये डी क्यू लिखोगे ना, तो इंटीग्रेशन में केवल एक वेरिएबल आएगा, दैट इज आर, क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो भी आर का ही फंक्शन है, ठीक है, और ये भी आर का ही फंक्शन है। तो केवल एक ही वेरिएबल आएगा, और इसलिए तुम इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर पा रहे होगे। बट अगर कुछ और होता, लेट से मैं ऐसा बोल देता कि जो सरफेस यहाँ से मैं चलूं, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ x = 0, एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में x के साथ मेरा चार्ज वेरी कर रहा है, x = 1 पर कुछ है, x = 2 पर कुछ है, 3 पर कुछ है, इस तरीके का सिमेट्री है। तो क्या मैं कर सकता था? नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारा ये नहीं हो पाता ना कि जो है इस तरीके के शेल के हर पॉइंट पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फिर तुम्हारा शेल वेरी करता है इस रेडियल डिस्टेंस से, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता तुम्हारा, हाँ ठीक है, जो सॉरी, जो तुम्हारा रो वेरी करता वो इस x से वेरी करता है ना, ठीक है, एडवांस लेवल बात है थोड़ी। और जो तुम्हारा सरफेस एरिया है वो वेरी करता है आर से, तो दो वेरिएबल हो जाते, फिर नहीं हो पाता। तो इसीलिए अगर रो भी आर का फंक्शन है, क्योंकि सरफेस एरिया भी आर का ही फंक्शन होता है, इसलिए तुम इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। और ये चीज मैं तो बता दूं, एरोडो में बहुत पहले से है, बहुत सारे टीचर्स पहले नहीं पढ़ाते थे, है ना, 2009 में इस पर क्वेश्चन आया तो लोग पढ़ाने लग गए, ठीक है। बट अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्मूला से पढ़ाते थे, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ρr³/3 एप्सिलॉन नॉट r², ये दोनों फॉर्मूले सब पढ़ाते थे। बट इस तरीके का अगर आ जाए कि रो एज अ फंक्शन ऑफ आर आ जाए, रो जो है नॉन कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल आ जाए, बट वो फंक्शन ऑफ आर हो, तो तुम कर लोगे, ठीक है। ये चीज कोई नहीं पढ़ाता था, जब एक बार क्वेश्चन उसमें आ गया उसके बाद से पढ़ाने लगे। और इस तरह की चीज आगे भी किसी किसी चीज में हो सकती है, तो तुम्हें अपना दिमाग लगाते रहना चाहिए कि भाई क्या नया पूछ सकता है, ठीक है, वही है। ठीक है यार, अच्छा क्वेश्चन था। आप देखो इसमें कितना टाइम लगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 मिनट लग गया होगा, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लग गया होगा इस क्वेश्चन को करने में। बट इससे तुम्हारा दिमाग खुला होगा। अब तुम इस तरीके के रो वाले क्वेश्चन, स्फीयर का हर क्वेश्चन तुम कर ले जाओगे। मैक्सिमम भी रिवाइज हो गया यहाँ पर कि डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, वो सारी चीजें भी, मैक्सिमम मिनिमम का भी रिवीजन हो गया। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा क्वेश्चन था। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रोडोफ का हर क्वेश्चन लगभग लगभग ऐसा ही है, बढ़िया है। तो यार आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तुम्हारा जेई एडवांस का पीवाईक्यू है, जेई एडवांस 2014 में क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, सीधा फॉर्मूला बेस्ड पूछ लिया है, बट फॉर्मूला लगाने में भी थोड़ा दिमाग चाहिए होता है, तो वो अगर तुम गलत करोगे तो इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से पूछा गया है, तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो। अगर आ जाए तो आंसर कमेंट कर देना, ठीक है, खुद से, कि आंसर आ गया था विद टाइम स्टैम्प, कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा आ गया था विद ऑप्शन ABCD जो भी आया है। और नहीं आया था तो डाउट कमेंट कर देना, ठीक है। बट कुछ ना कुछ कमेंट करना, ताकि मेरे को पता चले कितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं। अगर जीरो कमेंट आया मतलब किसी ने नहीं देखा, ठीक है। उसी के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा आगे सीरीज कंटिन्यू करना है या बंद कर देना है, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना। चलो, अब मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार्जेस Q2Q एंड 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थ्री डायरेक्टरी सॉलिड स्फीयर। तो इस पहले वाले चार्ज स्फीयर पर Q चार्ज है, दूसरे वाले पर 2Q चार्ज है, और तीसरे वाले पर 4Q चार्ज, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इनके रेडियस भी गिवन है, पहले वाले का r/2 है, दूसरे वाले का r है, और तीसरे वाले का 2r है, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, मतलब तीनों पे ही आर आर दूरी पर पॉइंट है, मतलब इस पर पॉइंट देख सकते हो आर दूरी पर, इस पर भी आर दूरी पर। तो पहले वाले पे जाहिर सी बात है, अगर उसका रेडियस r/2 है, तो पहला वाला पॉइंट उस स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, क्योंकि वो आर दूरी पर रखा है। सेकंड वाला दिख रहा है कि स्फीयर भी आर रेडियस का है और पॉइंट भी सरफेस का हो गया, ठीक है। और थर्ड वाला इनसाइड पॉइंट पर हो गया, क्योंकि स्फीयर 2r रेडियस का है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 E2 E3 है, जो वहां पे लिखी है, तो E1 E2 E3 को कंपेयर करना है, कौन सी कितनी है, ठीक है। चलो एक एक करके निकालते हैं भाई, पहले E1 की बात करते हैं, है ना। तो अपने को दिख रहा है कि ये आउटसाइड पॉइंट है, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, ρr³/3 एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है। ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। अब इसमें वैल्यूज रखो, क्योंकि अपने को रो नहीं गिवन है, अपने को टोटल चार्ज क्यू गिवन है, तो कुछ नहीं करना, रो की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो पहले वाले स्फीयर के लिए अगर मैं रो की बात करूं, है ना, ρ1 बोलना चाहिए मेरे को एक्चुअली,
है ना। तो रो वन की वैल्यू आएगी कितनी, क्यू, टोटल चार्ज इस पर क्यू है, और रेडियस है इसका r/2 अपॉन 4/3 पाई r/2 का क्यूब, है ना। ठीक है। और यहाँ पर भी मेरे को वैसे r/2 रखना चाहिए था, मैंने r रख दिया। r/2 है ना इसका रेडियस, तो r नहीं रखना चाहिए था, फॉर्मूला r³ होता है, बट यहाँ पर स्फीयर का रेडियस तो r/2 है ना, तो वो रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। और नीचे स्मॉल r की जगह क्या रख दूं, कितनी दूरी पर अपने को पॉइंट चाहिए, r दूरी पर, ये रखना चाहिए था। ठीक है, ये है ना, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो गई। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्या किया है। तो अब मैं इसको लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा q अपॉन 4/3 पाई r/2 का क्यूब, है ना, इंटू ये r/2 का क्यूब, ये तो था ही, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, तो ये r/2 का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा सिंपली, ये 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली, है ना। पहले न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर आएगा तुम्हारा 3q अपॉन 4 पाई। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, और अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r², तो ये हो जाएगा तुम्हारा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², तो ये आ जाएगा तुम्हारा E1 का वैल्यू। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से रखना, रो क्या रख रहे हो, आर क्या रख रहे हो, फॉर्मूला सीधे सीधे मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर देखो इस पहले वाले स्फीयर में तुम्हें दिख गया कि जो कैपिटल आर की जगह r/2 रखना है, क्योंकि इसका इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर नहीं, कैपिटल r/2 है। ठीक है, चलो E2 की बात करते हैं। E2 के लिए जो पॉइंट है वो सरफेस पर है, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, सिंपली क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R², है ना। ये होता है, बट इसका रेडियस कितना है, हाँ, कैपिटल आर ही है। ठीक है, बट चार्ज क्या है, क्या क्यू है, नहीं, 2q हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपना चार्ज 2q है ना, देखना ध्यान से, 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये E2 की वैल्यू आ गई। E3 की बात करेंगे, आउटसाइड आपके लिए इनसाइड पॉइंट हो गया, है ना, इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हम लिख देंगे, इनसाइड के लिए हमारा फॉर्मूला था ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप सारी वैल्यूज रखते हैं इसमें, तो रो की जगह हम क्या रखेंगे इस पर्टिकुलर स्फीयर के लिए, रो, टोटल चार्ज है 4q, तो 4q अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2r, इसका वो है 4/3 पाई 2r का क्यूब, है ना। ये हो गया इसका रो। आर की जगह अपन क्या रखेंगे, पॉइंट है कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये अपना आंसर होना चाहिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 4 कट गया। ठीक है, इस, हाँ, ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं अपन, तो ये अपना बनेगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा, देखना ध्यान से, QR/, बल्कि ये 3 भी ऊपर ले जाओ। ठीक है, बाई 8 पाई r³, और न्यूमरेटर में 3 एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसा ही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये r से ये r² कर दूं, और इस 3 से 3 काट दूं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, तो आप देख सकते हो E1 की वैल्यू आई थी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², है ना। E2 की वैल्यू आई थी q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, और E3 की वैल्यू आ गई q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तुम देख सकते हो, सबसे बड़ा इसमें है E2, तो E2 सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा हो गया E1, ये, और उससे भी छोटा हो गया E3। तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई, E2, E1, E3, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये पहला वाला मैंने फालतू का इतना वो कॉम्प्लिकेट किया, ये वैसे भी हो सकता था, जो फर्स्ट वाला तुम खुद दिख रहा है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए तो ये जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, टोटल चार्ज q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R²। तो वो सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख सकते थे, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था ये, जेई एडवांस में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है एरोडोफ से, एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोल रहा है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस r कैरिंग अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज एंड द सराउंडिंग स्पेस फिल्ड विद द चार्ज ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी रो इज इक्वल टू अल्फा बाई r, where alpha is the constant, r is the distance from the center of the ball. Find the ball charge at which the magnitude of electric field strength vector is independent of r outside the ball. ठीक है, फिर ये स्ट्रेंथ कितना है, ये सब चीजें पूछ रहा है, और परम्यूटिविटी मतलब सारा कुछ एयर में हो रहा है, सारा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो क्या बोल रहा है
कि सिस्टम कंसिडर बॉल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक बॉल है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। सराउंडिंग स्पेस फिल्ड विद द चार्ज, मतलब सराउंडिंग स्पेस भी खाली नहीं है, उसमें चार्ज है, जिसकी डेंसिटी क्या है, रो इज इक्वल टू अल्फा बाई आर। तो इस तरीके से सराउंडिंग स्पेस में भी चार्ज भरा हुआ है, और इस डेंसिटी, इसकी डेंसिटी है रो इज इक्वल टू अल्फा बाई आर, ठीक है। वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट, आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है फाइंड द बॉल चार्ज, इस बॉल पे कुछ चार्ज होगा, लेट्स से क्यू बोल देते हैं, तो इसी क्यू को अपने को निकालना है, फॉर विच मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आर दूरी जाऊं फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, ऐसा बोल रहा है, तो अगर मैं यहाँ से आर दूरी जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट पी होगा, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाहिर सी बात है कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर, तो स्मॉल आर पर ये डिपेंड ही ना करे। इसके लिए मुझे कैपिटल क्यू की वैल्यू बतानी है, तो इसके लिए कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी ये अपने को डिस्कस करनी है। चलो, तो कुछ नहीं, अगर समझ में आ रहा तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर पर जाओ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते कैसे हैं, बस वही गॉस लॉ लगाएंगे, तो इससे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली जाए। तो ये आ गई अपनी गॉसियन सरफेस, है ना। अब इसके लिए अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ ई एट पॉइंट पी, तो इसके लिए मैं लिखूंगा ई पी इंटीग्रेशन डीएस, यानी कि वही सरफेस एरिया ऑफ दिस 4 पाई r स्क्वायर लिख दूंगा, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सारा खेल इस क्यू इनसाइड को लिखने पर है। तो देखो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, है ना। तो इसके अंदर चार्ज होगा, एक तो ये पूरा का पूरा क्यू प्लस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू, प्लस ये जो येलो वाला जो सराउंडिंग मीडियम रो इज इक्वल टू अल्फा बाई आर है, उसके उस चार्ज डेंसिटी की वजह से जितना चार्ज इस स्फीयर के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा होगा वो होगा। तो उस चार्ज को मैं लेट से बोल देता हूँ क्यू डैश, ठीक है। तो इस क्यू डैश को अपने को निकालना है ना। कैसे निकालेंगे भाई, वही यहाँ से एक काम करता हूँ, कौन सा कलर ले लें, इसमें व्हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ आर दूरी गया, इस तरीके का मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, स्फेरिकल शेल, इस तरीके का शेल ड्रॉ करूंगा डी आर थिकनेस का बेसिकली, है ना। तो अभी शेल बना रहा हूँ मैं। तो इस शेल की थिकनेस इस तरीके की हो गई डी आर, है ना। और ये कैलकुलेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अगेन वही आर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो इस छोटे से स्फीयर का डी क्यू अगर चार्ज में लिखना चाहूँ, तो वो हो जाएगा कितना, रो डीवी। बोलो ये तो क्लियर होना चाहिए, कई बार कर चुके। तो जाएगा रो 4 पाई r स्क्वायर डी आर। और रो की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे लिखी है अल्फा बाई आर, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, अल्फा बाई स्मॉल आर है बेसिकली, ये मैंने कैपिटल आर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा बाई आर इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर, दिस इज योर डी क्यू। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी क्यू निकल करके आ रहा है तुम्हारा 4 पाई अल्फा r डी आर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अपने को निकालना है क्यू डैश, है ना, ये वाला चार्ज जो कि मतलब इस स्फीयर के बाहर वाला चार्ज, ये वाला पूरा, है ना, ये वाला पूरा बाहर वाला। तो इसके लिए अपन अब की बार आर को लिमिट क्या देंगे वो ध्यान रखना, क्या जीरो से लिमिट देंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि जीरो से कैपिटल आर तक तो ये अपना ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो अपना टोटल ये स्फीयर दिया हुआ है प्लस क्यू चार्ज है इसका। तो अपना ये रो वाला डिस्ट्रीब्यूशन तो इस स्फीयर के बाहर से शुरू हो रहा है। तो लिमिट स्टार्ट कहाँ से होगी, कैपिटल आर से, और जाएगी कहाँ तक, स्मॉल आर तक, जो अपना ये बड़ा स्फीयर है ना। तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लिमिट जाएगी। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि दो बार इधर भी आर इधर भी आर, तो इसको मैं एक्स ले सकता था, बट कोई नहीं, तक तुम इतने मैच्योर हो चुके होगे इसको सॉल्व करने के लिए कि ये भी ले रहा हूँ, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब है। ये वाला आर जनरल आर है ना। और ये वाला उस पर्टिकुलर स्फीयर के लिए है, हालांकि है ये भी जनरली, बट ये उस स्फीयर के लिए है जो अपना गॉसियन सरफेस है उसके लिए। चलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू डैश, यही निकालना है ना अपन। तो क्यू डैश कितना आएगा, 4 पाई अल्फा तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आर डी आर अंदर जाएगा, लिमिट रखेंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये आएगा 4 पाई अल्फा r स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो ये 2 से तो पहले 2 यहीं काट दो, तो ये आएगा 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये आएगा क्यू डैश का वैल्यू, ठीक है। तो क्यू इन अब लिख लेते हैं। तो क्यू इन जो अपना निकल करके आएगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू डैश, ये तो ये आ जाएगा कैपिटल क्यू प्लस 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। चलो क्यू इन भी लिख लिया। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ये तो अपन लिखेंगे ईपी इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये अपन गॉस लॉ लगा रहे हैं, ठीक है भाई,
जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे क्यू प्लस क्यू डैश, या फिर यही सीधे रख देता हूँ, ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू रख देता हूँ क्यू इन की, प्लस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करते हैं। चलो, तो ईपी अगर मैं अब लिखने जाऊँ तो इस 4 पाई आर स्क्वायर को भी उधर ले जाता हूँ, तो एक एक टर्म लिखूंगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ से बना, ठीक है, क्योंकि ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड होगा ये, प्लस ये 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बनेगा। तो जो जो कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, यहाँ से ये 2 बचेगा केवल नीचे, तो ये बनेगा ऐसा। तो अब इसको लिखते हैं एक एक टर्म, तो ये बनेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट माइनस अल्फा आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर तो कट गया, तो ये आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, माइनस अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर होना चाहिए, यानी कि स्मॉल आर वाले टर्म नहीं होने चाहिए। तो ये और दोनों, ये एक प्लस में एक माइनस में, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फॉर इट टू बी, है ना, ऐसे लिख ले कि फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर, हम कह सकते हैं कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। ये नेट में जीरो बना दें जो भी हो, ठीक है, कोई भी आर की वैल्यू ये नेट में जीरो बना दें, तो केवल ये बचेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। जो जो कट रहा है काट दो भाई, आर स्क्वायर कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ये 2 से यहाँ 2 आ जाएगा, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार्ज अगर अंदर वाले स्फीयर का होगा, है ना, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर होगी। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, यही पूछा था ना, इसमें कुछ और भी पूछा था, ऐसे पूछा था कि फाइंड द बॉल चार्ज एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर आउटसाइड द बॉल। ठीक है, ये हो गया। हाउ हाई इज दिस स्ट्रेंथ, ये भी पूछा था। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कहाँ गया, ये रहा। तो अगर ये और ये एक दूसरे को काट देंगे तो केवल अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगी अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर ऑल आउटसाइड पॉइंट्स। फॉर ऑल आउटसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज इतना होता है तो। ठीक है, क्योंकि ये सारे, ये दोनों टर्म्स अपने हर बार कैंसिल आउट, हर आर की वैल्यू के लिए ये दोनों कैंसिल आउट होते रहेंगे, यही अपन ने निकाला है बस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, थोड़ा सा हटके था, कि मतलब पहले अंदर एक स्फीयर डाला, बाहर ये, इस तरीके का क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है। और आजकल तो तुम देख रहे होगे जेई मेन एडवांस नीट, इनमें एरोडोफ के क्वेश्चन विद वैल्यू तो उठ के आ रहे हैं, तो आ ही सकता है। ठीक है, जेई मेन में भी क्या पता आ जाए, इनका मन आ जाए, तो अभी इस साल नीट के पेपर में कई सारे एरोडोफ के क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, समझ रहे हो ना कि अंदर एक चार्ज है और फिर बाहर ये अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ऐसा, मतलब कम ही बुक्स में मिलेगा तुमको। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो एरोडोफ के क्वेश्चंस करना अपने आप को अपने आप में एक थका देने वाला काम है, बट दिमाग बहुत खुलता है, तो मजा बहुत आता है, और पेशेंस सिखा देंगे तुम्हें ये क्वेश्चन। तो यार आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी तुम्हारा एरोडोफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोल रहा है स्पेस इज फिल्ड अप विद द चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी ये, तो अगेन देख रहा हो कि रो तुम्हारा आर के साथ वेरी कर रहा है, बट अब की बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, बट इसमें वेरिएबल केवल आर ही है, देख सकते हो कि अल्फा इज द कांस्टेंट बोल दिया, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम, माइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ आर। तो वही करना है, रो एज अ फंक्शन ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट्स आउटसाइड पॉइंट्स पर निकालना है। उसके बाद एक काम और करना है कि अगर अल्फा आर क्यूब लेस लेस देन 1 है या अल्फा आर क्यूब ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है, तो उन दोनों केसेस में इस एक्सप्रेशन को अपने को इवेलुएट करना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेकिन इसको करने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाएगा, तो अपने पास अभी इतना टाइम है नहीं, तो इसको तुम्हारे लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो अब सारे करने का कोई पॉइंट भी नहीं बनता है एक साथ, तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ट्राई करो, इसका आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है। ठीक है,
और नहीं आए तो डाउट कमेंट कर देना, ठीक है। अगर एक भी बच्चा डाउट पूछेगा तो मैं बताऊंगा, बट अगर तुम डाउट नहीं पूछोगे तो इस क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में नहीं बताऊंगा और स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आती है तो तुम डाउट कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, और इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पर ही भेजूंगा वीडियो सॉल्यूशन बना के, ठीक है। तो ये अब यूट्यूब पे डिस्कस नहीं होगा, टेलीग्राम ग्रुप पर ही डिस्कस होगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी अगर डाउट नहीं आता है, आंसर आ जाता है, तो तुम आंसर भी कमेंट कर सकते हो, और अगर दोनों नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा यार कि तुम इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। तो फिर मैं भी उस हिसाब से सोचूंगा कि जितना इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा उस हिसाब से मैं सोचूंगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यार एक एक लेक्चर में 4 4 5 5 घंटे की मेहनत जाती है, स्पेशली जिसमें एरोडोफ के क्वेश्चन है, और उसके बाद अगर रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आएगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उसको करने का, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ठीक है यार, देख लेना, अगर इसको हो जाता है तो आंसर कमेंट कर देना, और अगर नहीं होता है तो डाउट कमेंट कर देना विद टाइम टाइम, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें फिर बना करके भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है यार, आई होप तुम्हें जितना बताया है समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। इसके अलावा आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अब इसके बाद तुम्हें स्पीयर से रिलेटेड जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स होंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और इसमें तुम्हारा दिमाग एकदम खुल चुका होगा, इसीलिए मैंने वो रोडोफ के 2 3 क्वेश्चन भी लिए, ठीक है। और तुम्हारा एडवांस का एक क्वेश्चन किया हमने आज, तो काफी दिमाग लगाया आज, तो थकान तो हो ही गई होगी इस लेक्चर के बाद, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना अगला स्लॉट लगाने से पहले अपना पढ़ने का। बाकी जितना तुम्हें समझाया आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।